नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जहां बात करें द रेजिस्टेंट फ्रंट आतंकी संगठन की तरफ से जो पत्रकारों को कश्मीर में धमकी दी गई थी उस पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं, श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में 10 जगहों पर छापेमारी की जा रही है और ये भी अभी जो है सामने बात आई है कि तुर्की में बैठे आतंकी मुख्तार बाबा ने ही ये हिटलिस्ट जो है तैयार की थी, जिसमें पत्रकारों के नाम शामिल किए गए थे और पत्रकारों को जो है धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि मंगलवार को आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट की ओर से कश्मीर के पत्रकारों की हिटलिस्ट जारी की गई थी। इन्हें अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी गई थी। वहीं पर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर भेजी गई चेतावनी को मीडिया संगठनों ने प्रेस पर हमला और इसे काला दिवस बताया था। वहीं सोशल मीडिया पर पत्रकारों के नाम के आगे ये भी बताया गया कि उन्हें धमकी क्यों दी गई है, यानी कि वो कारण जो है वो भी बताया गया था। जो ये लिस्ट जो है ये तैयार की गई थी इन आतंकियों की तरफ से और ये भी बताया जाता है कि आतंकियों की धमकी से डरे सहमे पत्रकारों में से कुछ ने फेसबुक पर अपना इस्तीफा जारी किया तो कुछ जो है वो जम्मू लौट आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पत्रकारों को जो धमकी दी गई थी उस पर जो है अब शिकंजा और कसता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है और इसी बीच श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम तीनों अलग अलग जगहों पर जो है 10 जगहों पर जो है यहाँ पर छापेमारी हो रही है इन तीनों जिलों में। और इसी बीच जो है अभी तक जो एक बड़ा नाम जो है इसमें सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि आतंकी मुख्तार बाबा जो कि इस वक्त जो है तुर्की में बैठा है और वहां से ही उसने ये हिटलिस्ट जो है तैयार की और उसके बाद जो है यहाँ पर पत्रकारों को धमकाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। और जम्मू और श्रीनगर में पत्रकारों की ओर से इस प्रकार की धमकी की निंदा भी की जा रही है, लेकिन अभी तक जिस तरह से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो तेज हो चुकी है। इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी फिदा इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। फिदा, हमें बताइएगा कि जिस तरह से पत्रकारों को जो धमकी दी गई, कहीं ना कहीं पत्रकारिता पर यह निशाना बताया गया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 10 जगहों पर आज भी छापेमारी हुई, क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है, क्या कोई बड़े नाम इसमें जो है सामने आए हैं? देखिए चेतना, मैं आपको बता दूं कि पत्रकारों को धमकी और धमकी के बाद पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस हरकत आने के बाद ये खुलासा भी किया गया है कि कहीं इसके तार जो है तुर्की से जुड़े हुए हैं और तुर्की में बैठे मुख्तार बाबा जो है बताया जाता है कि उसकी ये साजिश है। जो यहाँ पे कभी काम करते थे अब वो तुर्की में है और तुर्की में कहीं ना कहीं पे उसने ये सारी साजिश जो है वो रचाई है। पुलिस आज सुबह सुबह जो है तकरीबन 10 जगहों पे वो पहुंची और 10 जगहों पे उन्होंने छापामार कार्रवाई की है। इस छापामार कार्रवाई में क्या कुछ मिला है पुलिस को वो अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया, लेकिन पुलिस ट्विटर हैंडल से ये खुद पुलिस ने जानकारी प्राप्त की है कि कई जगहों पे इस वक्त छापामार कार्रवाई जो है वो चल रही है। क्योंकि जिस तरह से पत्रकारों को धमकी मिली है और उसमें ट्वीट में ये भी जानकारी जो है साझा की गई है कि उसको लेकर ये छापामार कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। हालांकि क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक वो खुलासा भी नहीं हुआ है। क्या कोई मोबाइल फोन, कोई लैपटॉप, कोई डॉक्यूमेंट ऐसे कि जो पुलिस ने बरामद किया है, लेकिन अभी तक जो है पुलिस ने वो जानकारी साझा नहीं किया है। लेकिन पुलिस जो है कहीं ना कहीं जो इसके तार जो है जो तुर्की में बताए जाते हैं, क्या वो तार कहीं कश्मीर में तो नहीं है और उसको देखते हुए पुलिस जो है वो हरकत में आ गई। और पुलिस का यही मानना है कि जो इसमें लोग हैं के नाम साझा करेगी पुलिस, लेकिन अभी पुलिस जो है वो छापामार कार्रवाई में ही है। लेकिन शाम देर गए तक कोई ना कोई खुलासा जो है पुलिस की तरफ से होने की उम्मीद है कि क्या कोई चीज तो नहीं मिली है, लेकिन अभी तक उसका और इंतजार करना पड़ेगा। चेतना जी बिल्कुल फिदा, लेकिन कुछ दिन पहले इसी मामले से जुड़े जो है टीआरएफ से जुड़े हुए 12 लोगों को जो है गिरफ्तार किया था पुलिस ने, उन्हें हिरासत में लिया गया था और उनसे भी पूछताछ की गई थी। क्या वहां से कुछ चीजें खुलासा हुआ है? क्या वहां से कुछ ऐसी जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई सामने आ पाई है? देखिए क्योंकि पुलिस जो है जब किसी भी मामले में पुलिस तहकीकात करती है तो वो हर बात जो है वो साझा नहीं करती है। हालांकि पुलिस के पास जब सबूत हासिल होते हैं, जब उनके हाथ में लग जाते हैं
कहीं ना कहीं पर उसके बाद ही जो पुलिस है वो जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनमें कौन से लोग हैं, क्या क्या हमें जानकारी मिलती है और तार कहां से है और कौन कौन सी चीजें जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। लेकिन उसके अभी चेतना और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज सुबह तड़के 8 बजे जब यहाँ पे काफी धुंध जो है वो नजर आ रही थी पूरे, अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करेंगे, पूरे कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है और उस ठंड को देखते हुए जब सुबह ये खबर आई, जब पुलिस ने ट्वीट जारी किया तो उसके बाद पुलिस ने यह जानकारी दिया है कि कई जगहों पर इस वक्त छापामार कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है पुलिस द्वारा। चेतना जी बिल्कुल फिदा, और वहीं पर पत्रकारों की सुरक्षा जो है यहाँ पर सुनिश्चित की जाए, इस पर भी जो है मांग उठ रही थी। क्या ऐसा कोई कदम उठाया गया? क्या पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया करवाई गई, खासकर उन पत्रकारों को जिनके नाम उस लिस्ट में सामने आए थे? देखिए चेता, क्योंकि जब धमकी मिली तो कहीं ना कहीं पे जो उनके नजदीकी पुलिस स्टेशन होंगे उन्होंने उनके साथ बात की होगी कि आपको किस प्रकार की मदद चाहिए, आप किस प्रकार की सुरक्षा चाहिए। तो ऐसा तो होता ही है, जब किसी को धमकी दी जाती है तो जो पुलिस है वो हर संभव कोशिश करती है कि इसकी सुरक्षा देने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको चेतना यहाँ पे ये जरूरी बता देना चाहूंगा कि जहाँ पे पत्रकार यहाँ पे काम करते हैं, और अगर पत्रकारिता की बात करेंगे, जैसे कि आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी जम्मू कश्मीर के संभाग से ताल्लुक रखती है, तो यहाँ पर पत्रकारिता जो है वो की जाती है। लेकिन पत्रकार जो है अब जब उनके नाम जो है इस लिस्ट में आए हैं, कहीं ना कहीं पे जो पत्रकार है वो यही कहते हैं कि आखिर हमने हमारा कसूर क्या है, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो लोगों की समस्याएं जो है वो सरकार तक पहुंचाते हैं, और जहाँ कहीं सरकार अच्छा काम करती है उसको भी हम सुर्खियों में डालते हैं, उसको भी हम आम जनता के सामने रखते हैं। चेतना बिल्कुल, चलिए फिदा, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से पत्रकारों को जो है यहाँ पर धमकी दी गई थी और उसके बाद से ही पत्रकार जो है कहीं ना कहीं इस बात की निंदा भी करते हुए नजर आए थे कि क्यों जो है उनको यहाँ पर सही तरीके से सुरक्षा जो है वो मुहैया नहीं करवाई जा सकती, और क्योंकि एक डर का माहौल जो है उनमें भी बना था, उनके परिवारों में भी बना हुआ था। लेकिन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को मिली आतंकी धमकी की निंदा की थी, और इसी बीच जो है देश दुनिया से इस चीज की जो है निंदा जो है वो देखने को मिली। सोशल मीडिया पर भी काफी सारे लोग जो है इसकी निंदा करते हुए नजर आए। लेकिन अब जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो तेज हो चुकी है, लोगों से पूछताछ यहाँ पर हो रही है। आज भी जो है कश्मीर में 10 जगहों पे जो है छापेमारी की गई है। क्या कुछ जानकारी जो है इस छापेमारी के हवाले से सामने आएगी, ये जरूर देखना होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और वहीं पर बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है प्रधान पद के चुनावों को लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी है, और उसकी तारीख जो है वो भी उन्होंने जो है साझा की है कि आखिर इसके लिए जो प्रधान के लिए जो नामांकन है वो कब भरे जाएंगे। तो 1 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है। 1 दिसंबर से प्रधान पद के लिए नामांकन जो है वो भरे जाएंगे, और 5 दिसंबर को पार्टी नए प्रधान के लिए वोटिंग जो है वो करने वाली है। यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो जहां पर जो है अटकलें बहुत सारी लग रही हैं कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नया प्रधान जो है वो आखिर कौन होगा, क्योंकि उसका पद जो है अभी खाली पड़ा है। लेकिन अभी उसके जो नामांकन है उसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है, और तारीखें जो है वो भी तय कर दी गई हैं। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर अहम तारीख जो है वो मानी जा रही है, जहां 1 दिसंबर तक यहां पर जो है जो नामांकन है वो भरे जाएंगे, और उसके बाद 5 दिसंबर को नए जो है पार्टी के नए प्रधान के लिए यहां पर वोटिंग भी की जाएगी। इसी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सबसे पहले उस पर नजर डालिए। डेमोक्रेटिक पार्टी है, 5 तारीख को इलेक्शन होंगे। 5 तारीख को इलेक्शन में लोग जो नॉमिनेशन अपनी भेजेंगे, उसमें फिर डेलीगेट्स उनको जो चाहेंगे उसको इलेक्ट करेंगे, और ये जमात आगे चलेगी। सर जिस तरीके से आपने कल, किसने कहा हमने उसकी? सर रूमर काफी कल तो चलती रहती है, यहाँ का पूरी रूमर नहीं चलती। सर नेक्स्ट टाइम आप इलेक्शन लड़ने में, मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। जब इलेक्शन आएगी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नहीं, वह इलेक्शन लड़ूंगा। इन्हें जमात में आ गए हैं, और हमें उम्मीद है ये जमात को मजबूत करेंगे, और हम लोग जम्मू कश्मीर को मजबूत करके यहाँ की मुश्किलें दूर करेंगे। हाँ सर, तो सर अब ने बना ली है स्ट्रैटेजी, हम लोग तैयार हैं। इलेक्शन अनाउंस कर दे, हम लोग सब तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अब आप जानती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या काम किया है। जब 96 में हम आए, कौन था यहाँ? हर तरफ बंदूकें चलती थी, गोले चलते थे।
हम लोगों ने उस वक्त इस जमात को संभाला, इस रियासत को संभाला। तब ये रियासत थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देख लीजिए क्या काम उस वक्त हमने किए। स्कूल बंद थे, रास्ते नहीं थे, पुल नहीं थे, हर चीज खत्म हो गई थी। हम लोगों ने रहबर तालीम में सब स्कूलों को शुरू कर दिया। डॉक्टर 300 डॉक्टर हम लोगों ने हर जगह भेजे कि चल सके। इस रियासत को फिर से हमने रेल पे वापस लाया। तभी आज ये सारी जमातें लड़ रही हैं। कहाँ थी ये 96 में? कोई जमात नहीं थी। तो बिल्कुल मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे थे वो आपको बताने की कोशिश की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मजबूत करने का एक प्रयास होगा। स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार कर ली गई है चुनावों को लेकर, और ये भी उन्होंने जो है क्लैरिफाई कर दिया कि नामांकन जो है वो अब भरना शुरू हो जाएंगे, 1 दिसंबर तक ये भरे जाएंगे और उसके बाद वोटिंग की जाएगी। इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता फैजल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। फैजल, हमें बताइएगा क्या कुछ चल रहा है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्या लगता है? क्योंकि नामांकन तो जो है यहाँ पर भरे जाएंगे लेकिन कुछ अटकलें जरूर होंगी। कौन हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगला प्रधान? देखिए चेतना, जैसा फारूक साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं और उसके लिए पहले ही काफी ज्यादा मीटिंग्स नेशनल कॉन्फ्रेंस में की, और जो कुछ दिनों पहले प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के हमरा उनकी मीटिंग हुई तो वहां पे इन्होंने फैसला लिया कि अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और उसके बाद ये भी कर आए कि अब शायद उमर अब्दुल्ला साहब हो सकते हैं। लेकिन कल ही उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन, इलेक्शन नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें बताया गया 1 दिसंबर को नॉमिनेशन फिल किए जाएंगे और 5 दिसंबर बाज़ाब्ता तौर पर वोट हो सकते हैं। लेकिन अभी भी ये खबरें ही करीबन कोई चांसेस है वो उमर अब्दुल्ला साहब भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब इसमें मसला ऐसा आ रहा है कि जो पीएचडी है प्रेसिडेंट है, तो अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट नहीं रहते, जैसा कि उन्होंने बताया कि सेहत की वजह से नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी सेहत जो है पीएचडी पे बन सकता है। जो उनका ये कहना था कि इलेक्शन जो है जो लड़ेंगे, लेकिन क्या जो नया प्रेसिडेंट आएगा उमर अब्दुल्ला साहब आएगा तो उसमें क्या वो इस हित में होगा कि पीएचडी एक साल कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज की लिस्ट निकाली, उसके बाद जो कश्मीर है वहां पे तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज को अनाउंस किया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक पूरी तरह से नहीं चाहती है। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब का मूड है वो नहीं है इस स्थिति में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये, जैसे ही आप प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले नया बनने वाला के लिए, क्योंकि और अब्दुल्ला साहब चाहते थे कि इलेक्शन लड़ना, लेकिन जो नया प्रेसिडेंट आएगा चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब क्यों ना हो, ये बात देखने वाली बात होगी कि क्या लेकिन कुछ दिन पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उमर अब्दुल्ला तब तक इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे जब तक कि जो है जम्मू कश्मीर को यहाँ पर एक बार फिर स्टेट का दर्जा वापस नहीं दे दिया जाता। बिल्कुल ये बात भी सही है कि उन्होंने ये भी कहा था कि उमर अब्दुल्ला साहब नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आपको ये बताओ जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज जो अनाउंस किए थे उसमें अभी उमर अब्दुल्ला साहब का नाम नहीं था, और इसे हम साफ ये बता सकते हैं कि इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उमर अब्दुल्ला किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज नहीं है। तो ये भी इस चीज की अक्कासी करता है, प्रूव होता है कि उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन नहीं लड़ने वाले। लेकिन ये बात अभी तक प्रूव नहीं हुई कि क्या उमर अब्दुल्ला साहब कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट बनाएगी क्या। जिस तरह से कुछ दिनों पहले पीसी के इलेक्शन हुए, लेकिन अनअपोज्ड सजाद गनी लोन साहब खुद ही सभी पार्टियों ने कैंडिडेट दी कि सजाद गनी लोन साहब प्रेसिडेंट बनेगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आज तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सदर सारे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे, इनके खानदान से बाहर कोई भी इसका सदर नहीं बना। तो साहिब की बात है कि ये रिवायत तकरीबन जारी रहेगी, और इसके बाद भी जिस तरह से पीसी में हुआ था कि सभी ने कैंडिडेट दी कि सजाद गनी लोन साहब प्रेसिडेंट बनेंगे, वैसे यहाँ पे भी हो सकते हैं। हालांकि कल भी हमने उनसे पूछा था क्या वोटिंग होगी, उन्होंने बोला कि बाकायदा तौर पर वोटिंग होगी, हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है तो हम चाहते हैं कि अच्छे से वोटिंग होगी, तो जिसको लोग चुनेंगे, जिसको डेलीगेट चुनेंगे वो ही हमारा प्रेसिडेंट हो सकता है। लेकिन जिस तरह से कल से ही बातें आ रही है कि अब पीएचडी का क्या होगा, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती वो चाहते थे कि एक साथ इलेक्शन लड़े। हालांकि कई बार उन्होंने कहा कि हम फैसला ले सकते हैं, इलेक्शन आने तक हम ले सकते हैं, एक साथ लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही पहले ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज अनाउंसमेंट हुआ उससे भी हम ये कह सकते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक अभी भी पीएचडी में नहीं चल रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि शायद उमर अब्दुल्ला साहब ये चाहते हैं कि हम अलग इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि उनका ग्राउंड जो है ताकि वो मजबूत है जम्मू कश्मीर में। जी चलिए फैजल, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये जरूर कह दिया गया कि इलेक्शन जो है वो जरूर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जो है वो लड़ने वाली है, और उसके लिए नामांकन का जो प्रोसेस है वो भी अब शुरू हो रहा है, और 5 दिसंबर को वोटिंग भी की जाएगी। लेकिन अभी भी बहुत से सवाल हैं जो अभी जो है यहाँ पर क्लियर होना जरूरी है। आने वाले दिनों में क्या कुछ और चीजें जो है इसी से जुड़ी हुई देखने को मिलती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं जिला कठुआ की ओर। जिला कठुआ के हीरानगर इलाके की अगर बात करें, जहां पर राजस्व विभाग के रिहायशी क्वार्टर्स हैं, उन क्वार्टर्स की हालत जो है किस तरह से खस्ता हो चुकी है। खंडरों में जो है ये राजस्व विभाग के रिहायशी क्वार्टर अब तब्दील हो चुके हैं, और 1990 में जो ये क्वार्टर बनाए गए थे, इनकी ये जो क्वार्टर्स हैं ये कभी भी धाराशाही हो सकते हैं। कई मुलाजिमों और उनके परिवारों की सूली पर उनकी जानें लटकी हुई हैं, क्योंकि हालत जो है इन बिल्डिंग्स की इतनी ज्यादा खस्ता हो चुकी है, और पीडब्ल्यूडी के पास क्वार्टर्स के रखरखाव की जिम्मेदारी है। लेकिन आखिर क्यों इतनी बड़ी जो यहाँ पर इस जो है बिल्डिंग को जो है यहाँ पर नजरअंदाज किया जा रहा है। इन क्वार्टर्स की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से हालत जो है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है। लेकिन राजस्व विभाग के जो रिहायशी क्वार्टर्स हैं जो हीरानगर में जो है स्थित हैं, वहां पर अब इनकी हालत अगर देखी जाए तो पूरी तरह से यह जो क्वार्टर्स हैं ये खंडर बन चुके हैं। 1990 में जो है इन क्वार्टर्स की को जो है वहां पर तैयार किया गया था, बनाया गया था, और इतने साल अब जो है वो बीत चुके हैं जहां पर इसकी जो है रेनोवेशन की जरूरत थी, इन क्वार्टर्स के मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी कार्य जो है इन क्वार्टर्स में नहीं किया गया। और जो मुलाजिम यहां पर काम करते हैं, यहां पर जो रहते हैं, वो अब जो है कहीं ना कहीं खौफ में जो है यहां पर जी रहे हैं, और इसी बीच जो परिवार हैं उनको भी डर सता रहा है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा जो है वो यहां पर हो सकता है और उनकी जान पर जो है खतरा हो सकता है। और जिस तरह से ये भी कहा गया कि पीडब्ल्यूडी के पास ही इसके जो है इन क्वार्टर्स के रखरखाव की जिम्मेवारी है, लेकिन उनकी तरफ से यहां पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, इन क्वार्टर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। और क्या यहां पर यह भी सवाल है कि किस हादसे का आखिर जो है इंतजार हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई भी इस तरह की अगर बिल्डिंग्स की बात करते हैं तब तक वहां पर जो है क्यों नजरअंदाजगी जो है वो वहां पर दिखाई जाती है, जब तक कि कोई बड़ा हादसा जो है वहां पर पेश नहीं आता। अब बड़े सवाल जो है यहां पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। रंजीव, हमें बताइएगा कि जिस तरह से राजस्व विभाग के ये रिहायशी क्वार्टर्स हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह की हालत इनकी बनी हुई है, कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। आखिर क्यों इनकी जो ये बिल्डिंग्स है जिनकी ये हालत खस्ता बनी हुई है, इस पर कोई काम नहीं हुआ, और पीडब्ल्यूडी को जहां ये जिम्मेदारी सौंपी गई है इसके रखरखाव की, क्यों यहां पर जो है इस चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है? जितना मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो हीरानगर में डिपार्टमेंट की रिहायशी क्वार्टरों की जो बिल्डिंग है, ये 2 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें 4 से 6 क्वार्टर जो बने हुए हैं, ये पिछले 40 साल से नगर में ये बनाए गए थे, और उसके बाद इसके रखरखाव के लिए कोई जो है बड़ा जारी नहीं हुआ, कारण पिछले दशक से इस बिल्डिंग को घोषित कर दिया गया है। रेवेन्यू विभाग जो है वो इतने मीटिंग होती है हर साल, स्टेट प्लान आता है, डिस्ट्रिक्ट प्लान आता है, उसमें इस बिल्डिंग को रिपेयर के लिए कोई फंड नहीं रखा जाता, जिसके कारण इसकी दिन ब दिन खस्ता हालत होती जा रही है। और जो रेवेन्यू विभाग के ज्यादातर मुलाजिम है वो बाहर प्राइवेट इलाके में किराए के मकानों में रह रहे हैं, और जिसके कारण उनको वहां पे किराया भी खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक इसके लिए कुछ नहीं किए गए। वहीं पीडब्ल्यू विभाग की बात करें, वो उनका कहना था कि अगर फंड सरकार जारी करे तो वह लोग इसको रिपेयर करवाने के लिए टेंडर भी लगाने के पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसकी हालत पीछे से, खासकर बिल्डिंग का जो पिछला हिस्सा है वो इतनी जर्जर हालत में है, इसकी पाइपें टूट गई हैं। ऊपर से जो जितने भी शेड हैं, जहाँ रेन वाटर शेड के लिए जो परछत्ती बनाई गई जाती है, वो सारी टूट चुकी हैं। अंदर पानी के निकास के लिए जगह नहीं है, जितने भी यहाँ के सीवरेज टैंक है वो सब गंदगी से भरे हुए हैं। और ये हीरानगर के प्राइम लोकेशन पर स्थित है ये क्वार्टर। वही तहसीलदार, जब रेवेन्यू विभाग के तहसीलदार हीरानगर राहुल जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे क्वार्टर है, नायब तहसीलदार ने अभी पिछले
पिछले दिनों ही उनको रिपेयर के लिए 2 लाख रुपए खर्च करके तैयार किया है। इसके लिए अभी तक फंड हमने लिखा नहीं है। जैसे ही ये खबर के लिए मैंने बोला कि आपके संज्ञान में ये खबर मैंने उनके लाई, तो वो कहते हैं इस बार इनके रिपेयर के लिए भी डीसी साहब को चिट्ठी लिखेंगे और फंड मुहैया करवाने की मांग करेंगे। जी चेतना जी, यानी कि एक बार फिर जो है इन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इनका जो यहाँ पर मुद्दा है या जो भी यहाँ पर इन लोगों को समस्या पेश आ रही है उस पर काम होगा। जी जी जी, मैं इसको लेकर ये था कि ये जो इसकी अंदर का जो सारा हिस्सा है कभी रिपेयर नहीं हुआ है, दरवाजे खिड़कियां जो है बेहतर हालत में है, शीशे सारे टूटे गए और जो भी मुलाजिम यहाँ जिसको अलॉटमेंट करवाता है वो भी यहाँ पे थोड़े दिन ही रहता है और फिर वहाँ पे वो प्राइवेट क्वार्टर में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसके लिए फंड की दरकार है, जो रेवेन्यू विभाग और सरकार को मिलकर इसके लिए फंड जनरेट करने हैं रिपेयर के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी प्राइम लोकेशन है तो जहाँ से हीरानगर का चेहरा जो दिखता है। और ये 2 मंजिला जो बिल्डिंग है 1980 में ये इसको बनाई गई थी, क्योंकि जब चक बंदी हुई थी तब बाहर से जो पटवारी बुलाए गए थे, लेकिन उनके लिए जब उन्होंने पहले डिमांड की थी कि हमें रहने के लिए क्वार्टर बनाए गए थे, बनाए जाने चाहिए। जी तो चलिए क्वार्टर बनाए गए थे। जी चलिए रंजीव, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से क्या कुछ खस्ता हालत जो है इस वक्त हीरानगर में मौजूद इस राजस्व विभाग के रिहायशी क्वार्टर्स की हुई है, वो तस्वीरों में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जिस तरह से अब ये जरूर कहा जा रहा है कि जब अधिकारियों से बात की गई है तो उन्होंने ये कहा है कि हम मांग जो है वो जरूर रखेंगे कि फंड्स जो है वो यहाँ पर दिए जाएं कि इस क्वार्टर की जो हालत यहाँ पर खस्ता बनी है उसकी रेनोवेशन जो है वो हो सके। लेकिन अब कितना वक्त लगता है और कितना फंड जो है आखिर यहाँ पर दिया जाता है इस जो है विभाग के इन क्वार्टर्स को जो है सही सलामत एक बार फिर लाने में, ये जरूर देखना होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में आज मौसम के मिजाज भले ही एक बार फिर बदल गए हैं, लेकिन आसमान पर छाए बादल बरसने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार इस केंद्र शासित प्रदेश में दिन भर बादल तो छाए रहेंगे, अलबत्ता कुछ एक जगहों पर 2 से 3 किलोमीटर ही बारिश और ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क ही रहेगा। मौसम विशेषज्ञ मोहम्मद हुसैन मीर ने ये जानकारी दी और बताया कि कल के बाद 29 नवंबर तक मौसम खुश्क ही रहने वाला है। J&K और उसके साथ ही आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड कुछ जगहों पे 2-3 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, चाहे रेन और हाई रिचेस पे स्नो, लेकिन उसके बगैर आमतौर पर ड्राई रहेगा मौसम। बाकी जगहों पे ये कुछ जगह जो नॉर्थ कश्मीर है, खासतौर पर बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट और हमारा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट आता है, और उसके साथ जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का ये हिस्सा आता है नॉर्दर्न पार्ट, वहाँ पर थोड़ी हल्की बर्फबारी अपर रीचेस पे देखने को मिलेगी हमें। बाकी कल से इंशाल्लाह रहमान 29 तारीख तक कोई सिस्टम नहीं है, मौसम 100% ड्राई होगा और क्लाउडलेस होगा। नाइट्स क्लियर नाइट्स होंगे तो थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा -2 डिग्री तक, लेकिन दिन में टेम्परेचर बहुत अच्छा मिलेगा आपको, नॉर्मल से 2 डिग्री ज़्यादा ही। तो 29 तारीख तक कोई WD या कोई भी सिस्टम नहीं है, मौसम खुशगवार रहेगा। सिर्फ आज के छोड़कर आज ही थोड़ा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपर नॉर्दर्न पार्ट में है, तो ये इंशाल्लाह रहमान आज ओवर हो जाएगा आज रात में। तो कल सुबह से आपको अगले 7-8 दिन के लिए ड्राई 100% मौसम मिलेगा। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर की गई 4 दीवारी का नजारा इन दिनों बदला बदला सा नजर आ रहा है। इस 4 दीवारी पर वर्टिकल गार्डन का निर्माण किया जा रहा है और यहां लगाए जा रहे पौधे अपनी छटा बिखेरने लगे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ऐसे ही वर्टिकल गार्डन जम्मू के बीचों बीच बने फ्लाईओवर के नीचे भी बनाए गए हैं और अब जीएमसी अस्पताल के बाहर इसका निर्माण यहां आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों की आंखों को काफी हद तक सुकून देगा। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट को मैं हैंडल कर रहा हूँ। ये वर्टिकल गार्डन जो लगाया जा रहा है हमारी कंपनी के अंदर में बख्शीनगर मेडिकल कॉलेज के सामने, सिटी हॉस्पिटल के सामने और एक डोगरा चौक, ये 3 जगह वर्टिकल गार्डन लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 9 से 10 हज़ार के अप्रोक्स प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे हमारे जम्मू की सुंदरता बढ़ेगी। मरीज जो पेशेंट जो अंदर आते हैं, अंदर आके पेरेंट्स के जो रिलेटिव होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं
अगर आप देखें तो पेशेंट के साथ में जो रिलेटिव होते हैं वो एक बार को इरिटेट ज़्यादा हो जाते हैं पेशेंट को देखकर, लेकिन वो बाहर निकलेंगे, बाहर का माहौल चेंज मिलेगा, उन्हें थोड़ी हरियाली दिखाई देगी तो उनका माइंड भी फ्रेश होगा, वो रिलैक्स भी फील करेंगे। यहाँ पे वो अपना थोड़ा बहुत टाइम भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और थोड़ा यहाँ पे फ़ोटो वगैरह, जैसे आजकल फ़ोटोग्राफी का ज़्यादा फैशन है, तो फोटोग्राफी करके वो यहाँ पे अपना बहुत अच्छा फील करेंगे। और टाइम से आप देख रहे हैं ये पाइपलाइन दी गई है पानी की, जिसके थ्रू हर एक पोर्ट में पानी पहुँचेगा ऑटोमेटिकली। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने ऑफ ऑन का स्विच दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, जैसे हम ऑन करेंगे पानी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। इस पर हमारे एम्प्लॉय रहेंगे जो प्रॉपर देख रेख करेंगे प्लांट की, समय समय पर इसमें खाद वगैरह डालेंगे, कटिंग करेंगे, पानी कितना चाहिए वो चीज़ चेक करेंगे, देख रेख करेंगे। जो पेड़ पौधे वगैरह लगा देंगे, नीचे फ्लाईओवर के नीचे भी बने हैं, सबसे मसला है इनकी देख रेख करनी जरूरी है, और इतना खर्चा किया तो देख रेख करनी चाहिए। देख रेख करेंगे तो इसका फायदा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी तो बन ही रहा है ना, जब बनेगा पूरा तो बहुत खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर राजौरी से सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजौरी में एलओसी पर जो है यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश की गई है, लेकिन उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। नौशहरा के कलाल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, और इस वक्त इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी राजौरी जिले से सामने आ रही है, जहां पर एलओसी पर घुसपैठ करने की कोशिश की गई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने जो है इस कोशिश को नाकाम किया है। नौशहरा का ये कलाल सेक्टर है, जहां पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ करते हुए एक आतंकी को एलओसी पर मार गिराया है, और अभी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, छानबीन चल रही है कि क्या कोई और वहां पर आतंकी जो है क्या वो मौजूद है, क्या कोई और आतंकी भी वहां पर घुसपैठ करने की फिराक में थे। इस पर अभी पूरी तरह से जो है सर्च ऑपरेशन उस इलाके में चलाया जा रहा है, घेराबंदी जो है वो की गई है, और वहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी वहां पर सेना सुरक्षाकर्मी जो है वो लगातार वहां पर तैनात हैं और पूरे इलाके को खंगालने की कोशिश हो रही है। राजौरी जिले के एलओसी से ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है, और बड़ी सफलता ये मिली है कि एक आतंकी को जो है मार गिराया गया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, हमारे संवाददाता जमशीद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। जमशीद, हमें बताइएगा क्या कुछ जानकारी इस हवाले से सामने आ रही है, जहां घुसपैठ की कोशिश की गई है, हालांकि वो कोशिश को जो है नाकाम कर दिया गया है और एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के निशाना सेक्टर से देर रात को फिर घुसपैठ की कोशिश की गई है, जिस दौरान कुछ धमाकों की आवाज भी सुनाई देगी, और उसमें सामने आ रही है कि इसमें एक मिनट गिराया गया गाड़ी देखी जा रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले हमें इसकी तस्दीक करने की कोशिश जरूर की है, मगर ये जरूर कहा जा रहा है कि एक गाड़ी नजर आ रही है, गाड़ी अभी उस तरफ है, इस तरफ पड़ी हो, अभी क्लियर आ रहा है, मगर ये जरूर है कि रात को कोशिश जरूर की है घुसपैठ की, जिस दौरान एक मिनट को बाहर गिराया गया। और फिर बात करें दिन में घुसपैठ कोशिश है, जिसमें इससे पहले पुंछ में जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था, और आज नौशहरा के अंदर इस तरह की कोशिश जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था। जिस तरह से सर्च ऑपरेशन भी जो है वहां पर बड़े पैमाने पर चलाया गया, क्या कोई हथियार या फिर कुछ इस तरह की कोई हथियारों का जखीरा वहां से बरामद किया गया, या फिर कोई और ऐसी सूचना की और कितने आतंकी जो है वो उसके साथ थे जिस आतंकी को मारा गया है? बिल्कुल अभी तक इस तरह की सूचना सामने नहीं आई है, मगर जहां तक सर्च की बात है, सर्च ऑपरेशन लगातार देर रात से ही चलाया जा रहा है। इसमें बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हर दिन इस तरह का मामला है, जहां सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जाते हैं। थोड़ी देर मैं बता रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाएगा कि कितने मिलिटेंट थे और कितने मार गिराए हैं, क्योंकि जो नजर आ रही है उसमें क्या है जा रहा है कि एक डेड बॉडी है जो नजर आ रही है। थोड़ी देर बाद ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला जा रही है। सर्च ऑपरेशन के क्लियर होगा, उसके बाद साफ होगा कि कितने मिलिटेंट हथियार से काम किया गया है। जी चलिए जमशीद, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जिस तरह से नौशहरा के कलाल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को घुसपैठ के दौरान मार गिराया है, हालांकि अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और क्या कुछ जानकारी जो है वो सामने आएगी वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है अलविदा लेने का, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।